जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पितृदोष अथवा प्रेत दोष। तो पितृदोष क्या है और प्रेत दोष क्या है? अगर हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बात करें तो पितृदोष को अगर ज्योतिषियों की व्याख्या के हिसाब से समझा जाए, एक ज्योतिषीय नजरिए के साथ पितृदोष को यदि समझा जाए तो आप ये कहेंगे कि सूर्य, बृहस्पति और राहु ये तीन ग्रह की स्थिति कुंडली में, आपके लग्न कुंडली में, ये बताती है कि आप पे पितृदोष लगेगा या नहीं। आपकी कुंडली का नवम भाव ये बताता है कि आप पे पितृदोष लगेगा नहीं। लेकिन अगर हम प्रेत दोष की बात करें या प्रेत बाधा की बात करें, ठीक है, क्योंकि एक पल को मैं अभी ये नहीं मान के चलेंगे हम कि हमारे साथ जो दिक्कत है वो पितृदोष है या प्रेत दोष है। पहले एक एनालिसिस जरूरी है, ठीक है। तो वो एनालाइज कैसे करोगे आप? लक्षण, सिम्टम्स बहुत से मैच करेंगे। तो इन विषयों पे कुछ चर्चा है आज। और आज इस वीडियो को बनाना मुझे इसलिए पड़ा है क्योंकि एक व्यक्ति से मैं मिला जो अनजाने में किसी अन्य के प्रेत को अपना पितृ मान के लंबे समय से, करीब 10 सालों से पिछले, वो उसकी पूजा कर रहे हैं और वो यही समझते हैं कि वो शक्ति उनका पितृ है, जबकि वो पितृ नहीं है, वो प्रेत है। तो यहाँ कुछ बातें हैं जिनके विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। सूर्य, राहु और बृहस्पति, इन तीन की स्थिति ये बताती है कि आप पे पितृदोष है या नहीं, विशेषकर कुंडली के नवम भाव और इनके प्रभाव को। दूसरी बात, जहां हम प्रेत बाधा की बात करेंगे तो यहाँ चंद्रमा, केतु, इन दो ग्रहों की स्थिति ये अब आप बताएगी कि आप पे प्रेत बाधा लगी है कि नहीं। राक्षस का जो सिर माना गया है वो राहु को माना गया है, धड़ केतु को, ठीक है। सिर का काम विवेकपूर्ण है, उसके पास दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो काम करता है, सोच समझ के काम करता है, सोच समझ के परिणाम देता है। केतु के पास सिर नहीं होता, उसके पास दिल होता है, तो वो बोल देता है, उसे जो करना है वो कह देता है। तो ये यहाँ ग्रहों के संदर्भ में यदि हम इसे समझें तो यहाँ केतु प्रधान हो जाएगा प्रेत बाधा के लिए या पीड़ित हो जाएगा। मतलब आपकी प्रेत बाधा में केतु और चंद्रमा, इन दो का हाथ जरूर है। जबकि पितृदोष में सूर्य, राहु और बृहस्पति, गुरु। अब पितृदोष के लक्षण क्या हैं? पितृदोष के कुछ लक्षण हैं जिनको आप अपने यहाँ मैच कर सकते हैं, और कई बार ये लक्षण किसी और कारणों से भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पितृदोष के कारण भी ऐसा होता है। आपके घर में सबसे पहला लक्षण ये होगा कि जब आपके घर में कोई मांगलिक कृत्य होने वाला होगा, किसी का जन्मदिन, शादी विवाह, बर्थडे, दिवाली या होली, ऐसा कोई त्योहार, उस दिन आप कुछ अच्छा करने के लिए सब कुछ तैयारी हो गई घर में कि अब ये अच्छा होगा, वहाँ कोई ना कोई दिक्कत आ जाना और बेमतलब का झगड़ा हो जाना, जिस बात का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। एक समझ के अगर देखें तो उस बात का कोई मुद्दा ना हो, लेकिन घर में टेंशन हो जाना, कलह होना। दूसरा, विवाह इत्यादि शुभ कर्मों में विघ्न आना, कि शादी ढूंढ रहे हैं, शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही। संतान है, अब शादी भी हो गई लेकिन उसके बाद बच्चे पैदा नहीं हो रही, या सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, लड़के नहीं पैदा हो रहे, ठीक है। इसके अलावा गर्भ के अंदर मर जाना, कई बार घर में उनके आने की, उनके आवागमन की अनुभूतियां घर की स्त्रियों को होना, क्योंकि विशेषकर स्त्रियों की शक्तियां, उनके मूलाधार की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा अधिक उन्नत होती है, अधिक जागृत होती है, तो उन्हें अनुभूतियां शीघ्र प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार की अनुभूतियां उनके साथ हो जाना। इसके अलावा पितृदोष यदि आपके घर में लगेगा तो आपके घर में दीवार फटने लगेंगी, कई जगह से दीवार क्रैक करेंगे, उसमें सीलन आना, पानी टपकने लगेगा, छत फटने लगेगी। पीपल का पौधा, कोई आपके छत में आपने टंकी रखी, टंकी के बगल में एक पीपल का पौधा उग गया, इस प्रकार की समस्याएं पितृदोष के कारण आती हैं। ये मृत्यु नहीं देते, सामान्यतः ऐसा देखा जाता है पितृदोष कभी मृत्यु देने वाली नहीं होती, लेकिन ये बढ़ जाए तब ये भले मृत्यु दे दे, अन्यथा पितृदोष मृत्यु नहीं देती, लेकिन हाँ आपकी मानसिक स्थिति को विक्षिप्त करके रखती है। अब प्रेत दोष क्या है? प्रेत दोष में चंद्रमा और चंद्रमा के साथ साथ केतु, इन दो ग्रहों के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि आप पे प्रेत दोष है या नहीं। मुख्यतः जहां कुंडली का नवम भाव
पितृ दोष दिखाता है, वहां कुंडली का पंचम भाव तंत्र मंत्र टोने टोटके किए कराए इत्यादि हड़िया मूठ ये सारी चीजों से जुड़ी हुई क्रियाओं को आप कुंडली के पंचम भाव से देखेंगे और उससे आप समझेंगे। और उसमें विशेषकर केतु और शुक्र की स्थिति को आप नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि यहाँ शुक्र सारी तमोगुणी विद्याओं का मालिक है। ठीक है, अगर हम तंत्र के संदर्भ में इस बात को जाकर के देखें तो इस अब पितृदोष का उपाय क्या है और प्रेत दोष का क्या है। जो आपके पितृ हैं उन्हें आप मनाएंगे, उन्हें खुश करेंगे। अब क्या होता है कि आपको किसी ने बताया कि आपके घर में पितृदोष है, किसी भगत ने बताया या किसी पंडित ने या किसी ज्योतिषी ने, आपने वहां पूजन देना शुरू कर दिया, पितरों के नाम पे आपने अगरबत्ती दरवाजे पे लगाना चालू कर दिया। किसी ने आपके एक उदाहरण, अगर पहले 10 साल पहले किसी ने आपके घर के पितरों को बांध दिया है और वहां वो उसके प्रेत आके बैठ गए हैं, वो प्रेत कोई भी शक्ति हो, मान लो मैं मसान स्तर की किसी शक्ति का एक नाम, सब कुछ भी समझ सकते हैं आप कि एक मसान स्तर की कोई शक्ति बैठी हुई है, वो आपसे भोग ले रही है। अगर बुलाकी मसानी बैठे हैं, अगर बावरी की शक्तियां ही बैठी हैं, ठीक है, अगर माता मदानन बैठ गई हैं या किसी ने बैठा दिया है, कब्जा कर लिया उन्होंने उस जगह पे, तब आपकी जो पूजा होगी ना, ये पूजा वो आपके पितृ प्राप्त नहीं करेंगे, ये वो शक्तियां प्राप्त करना शुरू कर देंगी। वो शक्तियां उस किए गए पूजा पाठ को लेने लगेंगी। उसके बाद क्या होगा, आपकी पूजा में मेहनत करोगे, मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं आएगा। कारण पितृदोष और प्रेत दोष। लेकिन इन दोनों को समझने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर पितृदोष और प्रेत दोष को आपको समझना है तो एक विषय और है, गुरु और शुक्र, जुपिटर और वीनस, इन दो प्लैनेट्स के बीच में टकरार अगर होगी तो वो पितृदोष और प्रेत दोष के बीच का अंतर आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठे हुए होते हैं, ठीक है, विशेषकर कुंडली के नवम भाव में और पंचम भाव में, उस स्थिति में आपको कौन सी साधना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे साधक का मन एक जगह स्थिर नहीं होगा, वो एक साधना के प्रति आसक्त नहीं हो पाएगा। अगर मैं मानता हूं 6 महीने उसने बैठ के मेडिटेशन करना चालू किया, 7वें महीने से उसका मन एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएगा, 8वें महीने से उसका मन तंत्र में किसी अलग शक्ति के प्रति जाएगा। एक उदाहरण वैताल, फिर पता चला कि नहीं अब वैताल से हटके अब मसानी करनी है, तो वो आदमी कंफ्यूज वो ज्यादा करते हैं, बृहस्पति और शुक्र। अब एक बात इसमें और है कि बृहस्पति और शुक्र की स्थिति आपको तंत्र के संदर्भ में बहुत कुछ बताती है, लेकिन आपके लिए क्या उत्तम होगा और आपको किसी को चुनना चाहिए, इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। गुरु शुक्र में वक्री कौन है, वक्री ग्रह का प्रभाव, तंत्र जगत की मैं बात कर रहा हूं, मेरा विषय तंत्र है और तंत्र से जुड़ी हुई ज्योतिष का विषय। किसी भी तांत्रिक क्रिया को जब आप कर रहे होते हैं ना, तो उसमें शुक्र, जितनी भी तमोगुणी क्रियाएं हैं वो सब सेपरेट कर दो आप शुक्र के नाम पे, और सारी सात्विक विद्याएं कर दो गुरु के नाम पे, जुपिटर के नाम पे। अब दोनों के बीच में टकरार होगा, एक कहेगा सतोगुणी साधना करो, एक करेगा तमोगुणी करो। फिर अब सतोगुणी तमोगुणी से ही मतलब नहीं है, अब एक मतलब ये भी है कि एक आदमी हनुमान जी की पूजा करता है, अचानक से मन हुआ कि अब मुझे जिन्न की साधना करनी है, सात्विक ही करनी है, लेकिन वो जिन्न की साधना उस समय सात्विक होने के बावजूद, यदि वो हिंदू है तो ये उसके लिए ऐसी कृत्य होगी जो उसका नहीं था, उसने कहीं बाहर की चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश की है, तो ये वहां पे शुक्र का प्रभाव दे जाएंगे। यदि वो शुक्र के प्रभाव से चलने वाला साधक है तो उसके मन में आएगा कि अब मैं ये सब छोड़ दूंगा और मैं अब श्री कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर दूंगा, मैं राधे राधे कह के अपनी जिंदगी बिता दूंगा, या वो इस्कॉन टेम्पल से जाके दीक्षित हो जाता है। तो आदमी का मन मस्तिष्क बदलता रहता है, उसकी क्रियाएं बदलती रहती हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी कुंडली में ऐसा बन रहा है, तो आपको वो बातें करनी चाहिए। इन तीनों को देखिए कि इन दोनों में वक्री कौन है, अस्त तो नहीं है, ग्रह अस्त कौन सा है। वक्री ग्रह सफलता देंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीका आपको बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा। वक्री ग्रह आपको बहुत अच्छी तंत्र में सफलता दे सकते हैं मार्गी ग्रहों की अपेक्षा। इसके अलावा दूसरे विषय की बात करते हैं कि अस्त होना उत्तम नहीं है, तो अगर नहीं उत्तम है तो क्या करें, उसके लिए उसी के मंत्र का प्रयोग करें, उसी के बीज मंत्रों के माध्यम से उसे शक्ति भरें, ठीक है। मान लीजिए मुझे बुध में, माफ कीजिएगा, मुझे शुक्र में शक्ति भरनी है, मैं चाहता हूं कि मेरा शुक्र, चाहे वो मुझे
अब एक बात ये भी है कि मैं बलवान को और बलवान बनाना चाहता हूं, दूसरी बात यह है कि मैं कमजोर को बलवान बनाना चाहता हूं। दोनों ही स्थितियों में बीज मंत्रों का प्रभाव सटीक कार्य करेगा और आपको रिजल्ट देगा। शर्त क्या है? उस समय आपको शुक्र के नियम, अब शुक्र के नियम कौन कौन से? बिल्कुल व्हाइट कपड़ा, सफेद, क्योंकि एक ऑफ व्हाइट होता है और एक जिसे क्या कहें, स्पार्कल जैसा कुछ, सितारे जैसा चमकता हुआ, तो एक चमचमाता हुआ, साइन करता हुआ कपड़ा, वैसा व्हाइट कलर आप यूज करें। उसी की आसन आप बनाएं। स्फटिक की माला से आप मंत्र का जाप करें अथवा सफेद मोती की माला से आप जाप करें। मंत्र कौन सा चुना? जहां तक मेरा व्यक्तिगत मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा आप स्फटिक की माला का प्रयोग करिए। मंत्र कौन सा चुनेंगे? ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इसके विपरीत यदि आपको बृहस्पति के लिए कार्य करना है या बृहस्पति को बलवान बनाना है या आपके बृहस्पति, अब ये किसी भी कंडीशन में मंत्र आपको इफेक्ट देगा। ये कोई मतलब एक नग नहीं है, जेम्स नहीं है। जेम्स की वेवलेंथ होती है और वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। जेम्स को ये पता होता है कि ये एनर्जी को मुझे खींचना है, एब्जॉर्व करना है। जेम्स अपने ढंग से काम करती है। अब ऐसा नहीं है कि किसी को नीलम अच्छा लग रहा है और वक्री है तब भी पहन लो, अस्त है तब भी पहन लो, अष्टम में बैठा है तब भी पहन लो, ऐसा नहीं होता ज्योतिष में। किंतु तंत्र में किसी भी स्थिति में तंत्र के माध्यम से देवताओं को बलवान बनाया जा सकता है अथवा उनकी शक्ति को स्तंभित किया जा सकता है।